भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की हरिद्वार जिले में भी लॉन्चिंग की गई। जगजीतपुर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिले के पहले सदस्य बने और इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई। आपको बता दें कि बीजेपी इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें पुराने सदस्यों के नवीनीकरण के साथ ही नए सदस्य भी जोड़े जा रहे हैं। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत पार्टी के कार्यकर्ता नए लोगों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें पार्टी की विचारधारा से अवगत करवा रहे हैं। जो पार्टी की सदस्यता के पात्रता के योग्य हो जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई 15, 16, 17 साल का बच्चा है, तो कम से कम आयु 18 साल होना चाहिए। यानी तमाम लोगों से बातचीत करके और पार्टी के बारे में भी उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो कार्यकर्ता जब उनके पास जाकर के उनको मेंबर बनाता है तो उन सारी चीज़ों को भी सुनकर आता है। फिर कई बार स्थानीय कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं से भी कार्यकर्ता रूबरू होता है। कार्यकर्ता का अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और नए लोग पार्टी से। हरिद्वार के नारसन ब्लॉक में नवनिर्वाचित संगठन अध्यक्ष रूबी चौधरी का विरोध हो रहा है। प्रधानों के संगठन अध्यक्ष नौशाद अली ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने का कोई औचित्य ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही संगठन अध्यक्ष हैं और उनके संगठन की पूरी कमेटी बनी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ प्रधानों को इकट्ठा कर खुद संगठन बनाना कोई औचित्य नहीं बनता है। वहीं संगठन के उपाध्यक्ष ने भी इस बात का कड़ा विरोध जताया है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए। ये ब्लॉक संगठन का जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो ये शुरुआत में ही जब हम बने थे तो निर्विरोध हमें चुन लिया गया था। अब उसके बाद कुछ प्रधानों को देखकर सभी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। कुछ प्रधान जो मुझसे मतलब विपक्ष एक हिसाब से बनाने की कोशिश यहाँ कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ प्रधानों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर लगभग 15, 20, 22 ने उन्होंने अपना स्वयं को घोषित कर दिया, जबकि कोरम या नियम इसका ये कहता है 63 प्रधान है तो उसका 2/3 यानी कि लगभग 42 तो मुझे हटाने के लिए चाहिए। यानी अगर 42 उनके पास है, वो भी प्रेजेंट, ऐसे नहीं कि भाई मोहर लगा के एक लेटर लिखा मोहर लगा मोहर लगाने की तो बात ऐसे ही। यहाँ देखो कोई दुश्मन तो है नहीं, सभी एक दूसरे गांव से जुड़े हुए। कोई किसी के कहने से मोहर लगा देगा, कोई किसी के कहने से मोहर लगा देगा, कोई प्रतिनिधि है, कोई स्वयं प्रधान है। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे हटाना है अध्यक्ष पद को, मुझे अगर हटाना है तो उनको 42 यानी 42 प्रधान प्रेजेंट चाहिए होंगे। अध्यक्ष जब इन्होंने पहली बार प्रधान लोगों ने चुना होगा तो उसका एक कार्यकारिणी का समय होता है 2 साल का। किसी भी संगठन के 2 साल से कम का कोई चुनाव नहीं होता हमारे यहाँ, जहाँ तक सवाल है। उसमें ऐसा होता है, जो कुछ लोग प्रधान आज मेरे पास आए थे, उन्होंने एक प्रधानों के दस्तखत करके एक जो कागज़ दिया था, तो मैंने उनको बताया कि भाई अगर आप नए प्रधान का चुनाव करेंगे तो जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो मीटिंग बुलाएगी और आप आरोप प्रत्यारोप को वहाँ पे रखोगे। उसमें एक नोडल अगर प्रधान संघ आएगा तो मेडियो पंचायत को भेजते हैं और उसके बाद अगली डेट उनको दी जाती है कि भाई फलाने दिन अब आपका चुनाव होना है। यही इसका प्रयास होता है। उसकी कोई जानकारी नहीं है किसी प्रधानगण को, और जो चुनाव होता है उसको जो करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और ये जो मीटिंग की जो सूचना है, प्रधान जी जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष है ब्लॉक संगठन के, उनके द्वारा नहीं दी गई और कोई भी प्रधानगण मीटिंग की सूचना जो नहीं दे सकता। और ऐसे जो प्रधान इकट्ठा करके कि हम भाई अध्यक्ष बन गए, ऐसा ये प्रोपगंडा नहीं चलेगा। और प्रधान जी फिलहाल जो नौशाद जी है ब्लॉक के संगठन के अध्यक्ष ब्लॉक में है नौशाद जी, और यही रहेंगे। और अगर चुनाव भी होता है 1% की जगह चुनाव होता है तो उसके दावेदार हम भी हैं, चुनाव लड़ने के लिए हम इच्छुक हैं। और जो है बस मेरी यही बात है। रुड़की तहसील परिसर में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग क्षेत्र में स्मार्ट
मीटर लगा रहा है, जिसे लेकर किसानों में रोष है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों के दाम साल में एक बार मिलते हैं, ऐसे में वो हर महीने बिल कैसे दे पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इकबालपुर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है, लेकिन किसान का बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा है। आज ये उत्तराखंड किसान मोर्चे का अनिश्चितकालीन धरना, जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा और 24 घंटे दिन रात ये धरना चलेगा। इसमें जो किसानों की जो मुख्य मांग है, बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तैयारी करी जा रही है। स्मार्ट मीटर का सीधा सा मतलब ये है कि हर महीने या 20 दिन में 15 दिन में रिचार्ज कराना पड़ेगा। जब जिस हालात में किसान की फसलों के भुगतान 1.5 साल में 2-2 साल में होते हों, तो किसान 15 दिन में 20 दिन में 1 महीने में हर महीना रिचार्ज कैसा कराओगा बिजली का। अभी तक 2018-19 का इकबालपुर शुगर मिल का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया चल रहा है। तो वो बताओ, इकबालपुर शुगर मिल क्षेत्र के किसान जिनका भुगतान कर 20,000 किसानों का भुगतान 5-6 साल से अटकाया हो, तो ऐसे में स्मार्ट मीटर को कैसे कराओगा। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास होने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की मातृशक्ति बहनों की सुरक्षा के लिए हम इस तरह के सख्त कानून की जरूरत है। वहीं बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमारे लिए सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगी, और अगर अब तक उठाया भी है तो उसका कोई आधार रहा है, जिसके चलते समाज में बहुत अच्छा मैसेज गया है। चौहान जी मंडल अध्यक्ष से सदस्य बनना है, जिसमें कि हम बार कोड का इस्तेमाल करेंगे, हम वेबसाइट के माध्यम से बनाएंगे। मिस कॉल जो हमारा नंबर है 88-4x02024, उस पर मिस कॉल करके एक मोबाइल से एक बार में एक सदस्य बनेगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता की पारदर्शिता को बनाए के रखने के लिए, लोग क्या करते थे कि अलग अलग मोबाइल से सदस्य बनते थे, उसको रोकने के लिए कि एक सदस्य 2 बार न बने, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप AI कहते हैं, उसका उपयोग इस बार सदस्यता में किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति 2 बार सदस्य नहीं बन पाएगा। तो इस बार के सदस्यता की इस मिशन की ये सारी खूबियां हैं, जिसका मैंने आपसे जिक्र। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के सवाल के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि चोट अपराधी को आए तो दर्द अखिलेश जी को होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है। हर एनकाउंटर के बाद अखिलेश जी बेचैन हो जाते हैं और अपराधी के सजातीय होने पर अखिलेश जी को ज्यादा दर्द होता है। एक गाना है कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव पर बड़ा सटीक बैठता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। आज लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी का अब मातम मनाना बहुत लाजमी हो गया है। ट्वीट करके वो दुहाई देने लगे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। ये अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है? ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर कहीं भी अपराध घटित हुआ है तो उस पर कठोरता से कार्रवाई होती है। इस ज्वेलर्स लूट कांड के आज सारे आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक आरोपी जिसपे पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया, उस मंगेश यादव को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ढेर कर दिया है। अब अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा है तो होता रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कठोर कानून की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में रायबरेली को पहला स्थान हासिल हुआ है। इसका श्रेय डीएम हर्षिता माथुर को दिया है। इस मौके पर डीएम ने कहा कि नगर पालिका समेत अन्य विभागों ने शहर को बेहतर बनाने के लिए जी जान से मेहनत की, जिसका नतीजा रैंकिंग में प्रथम आना है। इस सर्वेक्षण में यूपी के 4 शहर आगरा, फिरोजाबाद, झांसी और रायबरेली ने पहला स्थान हासिल किया है। इन शहरों को 7 सितंबर को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। जनपद में एनकैप यानी कि क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत
लिए गए थे। पूर्व में हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ थी उनको देखते हुए मुख्य रूप से सड़क की जो पटरियाँ हैं उनको डेवलप करने का कार्य, सड़कों की मरम्मत का कार्य, पार्किंग और ट्रैफिक को रेगुलेट करने का कार्य के साथ ही साथ सफाई पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने स्प्रिंकलर मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया है और रोड स्वीपिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया है। उसके उपरांत ये जो रिजल्ट है उनको जल्दी देखने को मिलेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल फिलहाल संसद में भले ही पास न हो पा रहा हो और जेपीसी में चला गया हो, लेकिन इसे लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड ने रायबरेली के अल्पसंख्यक विभाग से जिले भर की वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा तलब किया है। ब्यौरा इकट्ठा करने को लेकर एडीएम नोडल बनाए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि सभी तहसीलों में मौजूद वक्फ की संपत्तियों में इस बात का मिलान करना है कि वो खतौनियों में भी वक्फ संपत्ति के तौर पर ही दर्ज है या नहीं। दरअसल प्रदेश में कई शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड की कई ऐसी जमीन है जो वक्फ की तो हैं लेकिन वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड से हमारे पास जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से एक संपत्तियों की सूची आई है जो कि बोर्ड में दर्ज है और हमारी खतौनियों में भी वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज दर्ज है। तो उनके मिलान के लिए तहसीलदार जो भी हमारे ज़िले के हैं तहसीलों के, उनको पत्र भेजा गया है और मिलान का कार्य कराया जा रहा है। सारी तहसीलों में वर्तमान में कार्य चल रहा है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। अब बात करेंगे रायबरेली से खबर की, जहां छोटा घोसियाना स्थित वार्ड नंबर 25 के लोगों ने अमृत योजना के अधूरे कार्य पर आक्रोश जताया है। दरअसल अमृत योजना के तहत पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोद दिया गया था, जिसके बाद अभी तक उन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोग अब गड्ढे भरी सड़कों से गुजरने पर मजबूर हैं। समस्या यहाँ पे रोडें काफ़ी ख़राब हैं। अभी जल निगम वालों ने आके यहाँ खुदाई की है, जिसकी वजह से रोड काफ़ी धंस गई है पहली बारिश में और हम लोग निकल नहीं पाते हैं। और यहाँ पे जितने भी आप रोड देखेंगे सब एक ऐसी ही है, धुस्तीकरण है पूरे रोड का और पानी भी भर जाता है। तो हम लोग काफ़ी आवाज़ में सकते हैं, यहाँ से बच्चे नहीं निकल पाते हैं और निकलते हैं तो इसी पानी में गिर जाते हैं। हम लोग बाइक लेके निकलते हैं तो काफ़ी बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग भी गिरे हैं। 2-3 लोगों का हाथ पैर टूट चुका है। तो इस वजह से काफ़ी समस्या हम लोग सामना कर रहे हैं यहाँ पे। लमसम कब से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा ये है? लगभग मान के 3-4 महीने हो चुके हैं जब से ये खुदाई हुई है। और तो उसके पहले हम लोग यहाँ रास्ता नहीं था, उसकी वजह से था, लेकिन अभी ये खुदाई जो कर दी है इसकी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस और हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, क्या जानकारी है पूरे मामले में? आखिर ये सड़कें गड्ढे युक्त क्यों हो चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि गड्ढों को जो है हटाना चाहिए और सड़कें बेहतर होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दिव्यदर्शी, देखिए अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई है और उसके लेकर शहर की अधिकांश सड़कें जो हैं वो खोदी गई हैं और उसके बाद पाइपलाइन का कार्य कराया गया, लेकिन उन सड़कों को सही तरीके से उसका समतल नहीं कराया गया, सड़कें सही बनाई नहीं गई, जिसके कारण वासियों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बरसात का मौसम है और जल भराव की स्थिति बन जाती है जी। वो पानी की समस्या इतनी ज्यादा है और वहां से लोगों को निकलने में और सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं उनको करना पड़ रहा है। क्योंकि घर से निकलते समय कहीं ना कहीं उनके जूते भीग जाते हैं, ड्रेस गंदी होती है और आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है। लेकिन इन पर अधिकारियों को गंभीर होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो कार्यदायी संस्था है उनको नोटिस जारी करके उनसे काम सही समय पे कराना चाहिए। जो समय लिया गया था वो बरसात के पहले का था, लेकिन बरसात बीतने को है, लेकिन पीक टाइम है बरसात का और बरसात लगातार हो रही है, जिसके कारण वार्ड वासियों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिव्यदर्शी जी, क्या अधिकारी यहाँ का मौका मुआयना नहीं करते हैं कि आखिर परिस्थितियाँ क्या हैं किसी भी वार्ड की, या फिर जो सड़कें हैं नालियाँ हैं वो सही है या नहीं, उन्हें काम की जरूरत है या नहीं? देखिए, अधिकारियों के द्वारा निर्देशित जरूर किया जाता है, लेकिन जो उप अधिकारी हैं वो इस पर निर्देश जारी करते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है वो मॉनिटरिंग नहीं करते सही समय से और कहीं ना कहीं इसका दंश जो है वासियों को देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं स्कूल जा रहे बच्चे और जो लगातार चोटिल होते हैं, आए दिन दुर्घटना होती है, इस पर विशेष ध्यान जो जिला अधिकारी हैं हर्षिता माथुर उनको देना चाहिए और जो
दायी संस्था है उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब वार्डवासी जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं, जिस पर अब कहीं ना ये अधिकारियों को उस पर ध्यान देना चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। दिव्या जी, बहुत शुक्रिया असद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के चगबत्सा में पुलिस की मौजूदगी में सड़क के किनारे नाली निर्माण कार्य के लिए जेसीबी से खुदाई शुरू कराई गई। नाली निर्माण के दौरान नगर पंचायत ईओ रोहित कुमार भारती, थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह और पुलिस के जवान और दर्जनों नगर पंचायत कर्मी मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों नगर पंचायत द्वारा सड़क के एक तरफ किनारे से नाली निर्माण कराया जा रहा था। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क के दूसरी तरफ सड़क के किनारे नाली निर्माण करने की मांग करते हुए काम रोक दिया था। पंचायत प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद और काफी समझाने बुझाने के बाद भी नाली निर्माण को रोकने वाले नहीं माने तो मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और पहले से निर्धारित की गई सड़क के किनारे नाली का निर्माण काम पुनः शुरू कराया गया। मैं रोहित कुमार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कोपागंज। ये चकबत्सा ग्राम सभा है जो अभी टाउन एरिया में शामिल हुआ है, जिसमें एक नए नाली का निर्माण कराया गया था वहाँ के जनता के अनुरोध पे। और नए नाली निर्माण के उपरांत जो है कुछ अवशेष बचा था जो कि पुराने नाली से जोड़ना था। वहाँ के स्थानीय लोग जो है विरोध कर रहे थे उस पुरानी नाली में जोड़ने से। काफ़ी दिन तक ये प्रकरण चल रहा था, जो कि प्रशासन को कई बार उसके पत्रावली भेजा भी गया, कई बार कोशिश भी किया गया, लेकिन जब हमने क्षेत्राधिकारी से बात किया, फिर एसओ साहब से बात किया, तो फिर उन्होंने काफ़ी संख्या में प्रशासन भेजा। उसके बाद प्रशासन के दबाव में उस नाली को पुरानी नाली से जोड़कर अब कार्य पूरा करा लिया गया और जनता की समस्या का समाधान कर लिया गया। और विनय कुमार श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। विनय, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? विनय, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि ये पूरा प्रकरण जो है वो नगर पंचायत द्वारा देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सड़क किनारे नाली का निर्माण हो रहा था, जिसका विरोध लोग कर रहे थे। ये मांग कर रहे थे कि दूसरी तरफ भी नाली का निर्माण कराया जाए, और लगातार समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं माने तो नगर पंचायत की टीम जो है वो पुलिस विभाग के साथ मौके पर पहुंची और जो रुका हुआ काम है उसे शुरू करवाया गया। जेसीबी की मदद से एक खुदाई का काम दोबारा से शुरू करवाया गया है। बुलंदशहर में बीते दिनों डग्गामार बस से 12 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके लिए ग्रामीणों ने एआरटीओ को जिम्मेदार ठहराते हुए एआरटीओ पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। इसी को लेकर ग्रामीण और एआरटीओ के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मार चल रही है, रामेश्वर की चल रही है, किसकी नहीं चल रही? लिस्टेड दिखा दो, पूरी लिस्टेड। आप सिर्फ गरीब आदमी को मारने का काम कर सकते हो। छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, तुम छोड़ आए रोड पे, बिल्कुल बीच रोड पे जा रही है। कहाँ पे छोड़ गए? रोड पे छोड़ आए बच्चों को। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर डग्गामार वाहन लोगों की मौत का सबब बन चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जहां पर लगातार शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रहा है एआरटीओ। वहीं अब लोगों ने एआरटीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, घूसखोरी के आरोप एआरटीओ पर लगाए गए हैं। तो वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एआरटीओ और ग्रामीणों के बीच में तीखी नोकझोंक भी सुनने को मिली है, और मांग की जा रही है कि ऐसे डग्गामार और वाहन और उनकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और लोगों की जान से खिलवाड़ न किया जाए। और अब रुक करेंगे देहरादून का, जहां पर शिक्षक दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। शिक्षक दिवस का ये विशेष अवसर
शिक्षकों के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का है और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं हमारे बच्चों का, नौनिहालों का, विद्यार्थियों का भविष्य तैयार किया जाता है, उसके प्रति सच में आज का दिन आप सबको धन्यवाद कहने का दिन भी है, आप सबका आभार व्यक्त करने का भी दिन है। यह दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के भारतीय शिक्षा और संस्कृति के प्रति उनके योगदान को भी समर्पित यह दिवस है। आज हम सब यहाँ उन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने न केवल ज्ञान का संचार किया है बल्कि अपने अनुभव और मार्गदर्शन से विद्यार्थियों के जीवन को एक आकार देने का काम किया है। और सच कहिए तो आप सब ने एक आविष्कार को जन्म दिया है, आकार के साथ साथ एक आविष्कार करने का काम भी आप सबके माध्यम से हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखंड की गौरवशाली साहित्यकार, समाजसेवी साहित्यकार हमारे स्वर्गीय शैलेश मटियानी जी की स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी आदरणीय शिक्षक गणों को सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में हम सब जानते हैं गुरु का स्थान सर्वोच्च स्थान है और हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाला माना गया है। गुरु ही वह दीपक है जो प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और जहां गुरु कई प्रकार से हैं शिक्षा देने के, मार्गदर्शन करने के, तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए, और जब रास्तों में हम अटक जाते हैं उन रास्तों में भी हमारा मार्गदर्शन करने वाले वह भी हमारे गुरु हैं जो अनेक झंझावतों से हमको बाहर निकाल दें, मुश्किलों को आसान कर दें, वही गुरु है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक स्पष्ट रूप से गुरु के महत्व को बताता है। जहाँ गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान माना गया है, हमारी जो प्राचीन इतिहास में भी गुरु शिष्य परंपरा का विशेष उल्लेख मिलता है जिसमें शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु हैं आप सब लोग और सच में आज का दिवस वास्तव में हम सबको बड़ा प्रेरणा देने वाला भी है, क्योंकि जिन शिक्षकों को आज हमारे धन सिंह जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उर्दू से शुरू करके संस्कृत पर हमारा इति संता बोलते हैं। भरभोला जी क्या बोलते हैं? इति संता है, क्या होता है? इति श्री ठीक है। तो चाहे कोई भी कालखंड रहा हो, चाहे हम रामायण कालखंड की बात करें तो विश्वामित्र और श्री राम, और महाभारत की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन इसके उदाहरण हैं। और सच में अच्छा इसलिए लग रहा है आप सबको सम्मानित करने में, क्योंकि मैं भी आप ही जैसे विद्यालयों में जो आप जिनको आप शिक्षा देते आए हैं, ऐसे ही विद्यालयों में हम लोगों ने भी अपना प्रारंभिक कालखंड शिक्षा अध्ययन में लगाया या शिक्षा प्राप्त की है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज के अवसर पर गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना तथा उसमें अनुशासन और समाज के प्रति जो एक कर्तव्य की भावना है उसको जागृत करना भी है। क्योंकि आज जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो गई है, नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, जो तमाम
आज ऐसे मूल्य जो धीरे धीरे न्यून हो रहे हैं, उन सभी को पुनः स्थापित करने की भी जिम्मेदारी हम सब की है। और सच में जो आज इस सभागार में जिनको आदरणीय महामहिम जी ने और हम लोगों ने सम्मानित किया है, वो शिक्षकों के बीच में अब एक रोल मॉडल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है हमारी शिक्षकों की, और उसमें से आज कितने 19 लोगों को यहाँ पर सम्मान हो रहा है। तो आप स्वयं में बहुत विशिष्ट हैं। और वैसे तो हर एक शिक्षक जो भी अपने स्थान पर शिक्षा देने का काम करते हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन आप सब लोग शिक्षकों में भी जिनको आज ये उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो सारे के सारे हमारे इस शिक्षकों में भी उनके प्रतिनिधि भी हैं। आप उनकी क्रीम हैं। अगर मैं क्रीम कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ना। जैसे वो हम जो है जब क्या मिलाते हैं, नौनी मक्खन मिलता है ना, जब दूध से दही बनता है और दही से फिर उसको मथा जाता है तो मट्ठा बनता है, और मट्ठा अलग चला जाता है और उसमें से मक्खन निकल जाता है। और एक तरफ मक्खन कहते हैं, नौनी कहते हैं, तो वहीं मैं आप सबको क्रीम कराऊं। तो आप सब क्रीम हैं। भाइयों बहनों, आज के समय में जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तब भी गुरु का जो महत्व है